हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में जुडिशल ओवरहॉल के मामले पर उठा क्राइसिस और मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर होने वाले हमलों के बाद नए हालात पैदा हुए हैं। ऐसा लगता है कि अब न सिर्फ जुडिशल ओवरहॉल की कोशिश पीछे चली गई है बल्कि इजराइल को अपना वजूद बचाने की ज़्यादा फिक्र हो गई है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जुडिशल ओवरहॉल की मुखालिफत और रिजर्व फोर्स के ड्यूटी पर आने से इनकार की वजह से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल की कमज़ोरी का एहसास हो गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस वक्त इजराइल इतना कमज़ोर है कि वो गज़ा के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकता। ईरान का कहना है कि दुनिया जल्द ही इजराइल को गिरते हुए देखेगी। आज के एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इजरायली मीडिया ये कबूल कर रहा है कि जंग कब होगी इसका फैसला अब इजराइल नहीं करता बल्कि हमास करता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के डेलीगेशन ने यमन में हूथी लीडर्स के साथ मुलाकात की है। यमन में बहुत जल्द लंबी जंगबंदी का ऐलान हो सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मुल्क में बढ़ते टेररिस्ट हमलों के लिए अपोजिशन पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ओहदे से हटाए गए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को भी बहाल कर दिया है। इजराइल के बड़े अखबार एडियोत अखरानोट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि टेररिस्ट हमलों के लिए इजराइल पिछली सरकार की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा है कि जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ इजराइल में होने वाले प्रोटेस्ट होने से दुश्मन मजबूत हुआ है। नेतन्याहू ने कल मंडे शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछली सरकार को तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2 हफ्ते पहले डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के जरिए जुडिशल ओवरहॉल को रोकने की अपील के बाद नेतन्याहू ने उन्हें ओहदे से हटाने का ऐलान किया था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज जारी नहीं किए थे। अब उन्हें वापस डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर बहाल कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के जरिए दी गई सिक्योरिटी ब्रीफिंग के दौरान गैलेंट को बहाल करने के लिए कहा था। तेल अवीव में IDF हेडक्वार्टर से तकरीर करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारा मुल्क टेररिस्ट हमले का सामना कर रहा है। उन्होंने इन हालात को अपनी सरकार के जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फौज के रिजर्व सिपाहियों के जरिए खुले तौर पर सर्विस से इनकार की अपील की वजह से इजराइल के दुश्मन मजबूत हुए हैं। रिजर्व फोर्सेस के ड्यूटी से इनकार को हमारे दुश्मनों ने हमारी नेशनल कमजोरी के तौर पर देखा है। नेतन्याहू ने अपोजिशन और पिछली सरकार की नुक्ताचीनी की। उन्होंने खासतौर से मेडिटेरेनियन समंदर में गैस रिजर्व के बारे में पिछले साल लेबनान के साथ दस्तखत किए गए समझौते की मजम्मत की, जिसे उन्होंने घुटने टेकने वाला समझौता करार दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें इजराइल ने समंदर का कुछ हिस्सा हिजबुल्लाह के दबाव की वजह से छोड़ दिया था। उन्होंने अपोजिशन लीडर यायर लैपिड के लिए दंगा कानून भी पढ़ा, जिन्होंने हाल के हफ्तों में वार्निंग दी थी कि जुडिशल ओवरहॉल की वजह से इजराइल को मुमकिना तौर पर गिरने का सामना करना पड़ सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि जब आप ऐलान करते हैं कि इजराइल गिर रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे दुश्मनों के जरिए कैसे समझ लिया जाएगा? वे इसे सुनते और देखते और लिखते हैं। उनका मानना है कि वे लेबनान, सीरिया और गजा से जॉइंट टेरर हमलों से हमें निपटा सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू ने साफ किया कि अब ये हमारी पारी और जिम्मेदारी है। नेतन्याहू ने यह कहते हुए आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वे खतरों पर काबू पा लेंगे। हमने उन पर पहले भी कामयाबी हासिल की थी और हम फिर से कामयाब होंगे। हम जवाबी कार्रवाई के लिए फिर से संभलेंगे और उस कमजोरी को सुधारेंगे जो हमें विरासत में मिली है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मानते हैं कि इजराइल में चल रही बहसें कमजोरी का इशारा हैं, वे संजीदा तौर से गलत हैं। उनके हमलों के जवाब में हम सभी मोर्चों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सीरिया में ईरानी और सीरियाई ठिकानों को निशाना बनाया है। हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है और हमने गजा में 50 टन बम
तैनात किए हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो फ्राइडे को लेबनान से बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले के बाद हमास को लेबनान में फैलने की इजाजत नहीं देंगे। इजराइल ने इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया था। योआव गैलेंट के बारे में नेतन्याहू ने ऐलान किया कि फौज पर जुडिशियल ओवरहॉल के मुमकिन नेगेटिव असर के बारे में बोलने के लिए उन्हें अपने ओहदे से अचानक हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद वे डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी को रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें पीछे छोड़ने का फैसला किया है और वो अब डिफेंस मिनिस्टर बने रहेंगे। उनके जवाब में गैलेंट ने ट्वीट करके कहा कि हम इजराइल की हिफाजत के लिए पूरी ताकत के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। इसी बीच नेशनल यूनिटी पार्टी के सरबराह बेनी गैंट्स ने अपोजिशन को टेररिज्म के उभारने के लिए जिम्मेदार ठहराने पर नेतन्याहू की नुक्ताचीनी करते हुए करारा ट्वीट करते हुए लिखा है कि चिल्लाने से लीडर नहीं बनता है। उधर इजराइल को मकड़ी का जाला बताने वाले हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल गाजा पट्टी के खिलाफ नई जंग के लिए तैयार नहीं है। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह की सेंट्रल काउंसिल के मेंबर शेख हसन अल बगदादी ने इजराइल की दुश्मनी भरी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए मुस्लिम मुल्कों के बीच इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेल अवीव हुकूमत अब गाजा पट्टी के खिलाफ नई जंग के लिए तैयार नहीं है। लेबनान के मजहबी रहनुमा इमाम मूसा अल सदर की याद में साउथ लेबनानी गांव में होने वाले प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनी कॉज के लिए सपोर्ट सिर्फ फिलिस्तीनी नेशन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सभी मुसलमान ऐसा करने के लिए पाबंद हैं। मूसा अल सदर 40 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी की हुकूमत के दौरान लीबिया में 2 साथियों के साथ लापता हो गए थे। बगदादी ने मस्जिद अल अक्सा में रमजान के महीने में इजराइल के जरिए किए जा रहे बार बार हमलों की सख्त मजम्मत की। हिजबुल्लाह के सीनियर जिम्मेदार ने अल अक्सा मस्जिद पर हमलों के जवाब में साउथ इजराइल के इलाकों में रॉकेटों की बौछार करने के लिए गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तारीफ की। इसी बीच ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली क्राइम्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि दुनिया जल्द ही ज़ायोनी हुकूमत के गिरने की गवाह बनेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद की बेअदबी करके नकली और टेम्पररी ज़ायोनी हुकूमत के जरिए हाल ही में किए गए क्राइम्स इस हुकूमत के गैर मामूली खौफ और नाउम्मीदी का इशारा हैं, जो इस्लाम और मुसलमानों की बढ़ती ताकत का नतीजा है। बयान में कहा गया है कि दुनिया जल्द ही इस इंस्टेबल और कमजोर हुकूमत के गिरने का गवाह बनेगी, क्योंकि यह ताकत में मकड़ी के जाले की तरह है और मकड़ी के जाले से कमजोर कोई ढांचा नहीं होता। इस सब के दरमियान इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के सीनियर मिलिट्री और खुफिया मामलात को कवर करने वाले जर्नलिस्ट योना जेरेमी बॉब ने मौजूदा हालात पर अपने एनालिसिस में लिखा है कि कोई ये समझने की गलती ना करे कि जंग कब लड़ी जाए इसका फैसला इजराइल करता है, बल्कि अब ऐसा नहीं है। हमास ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है कि ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से कैसे यरूशलेम के चारों तरफ आग भड़काना है। रिपोर्ट के शुरू में कहा गया है कि नॉर्थ इजराइल के रहने वाले ज्यादातर अपने पहले से तय प्रोग्राम रखते हैं। निस्बतन कम वक्त में साउथ इजराइल ज्यादातर अपनी रोजमर्रा के हालात में लौट गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के जरिए लेबनान और गाजा में किए गए हमलों के जवाब में हमास के रिएक्शन ने हालात को खामोश कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी बहाल कर ली है, लेकिन कोई गलती ना करे कि टेम्पल माउंट, गाजा, लेबनान और वेस्ट बैंक को एक साथ जोड़ने के बाद हालात बदल गए हैं और अब जंग कब होगी इसका फैसला इजराइल नहीं करता बल्कि हमास करता है। कोई भी 2014 और मई 2021 की गाजा जंगों से यह नतीजा निकाल सकता है कि इजराइल ने ठोकर खाई थी और हमास ने पब्लिक रिलेशन में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब हमास ने ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से और ज्यादा बेहतर तरीका सीखा है कि कैसे यरूशलेम के चारों तरफ आग के दायरे को भड़काना है। इजराइल के दुश्मन समझते हैं कि जब वे कई मोर्चों पर हमला करते हैं तो ये न सिर्फ IDF के लिए जवाब देना मुश्किल बन जाता है, बल्कि ये इजराइल इलाके और दुनिया की सतह पर एक नजरिया बनाता है कि यहूदी मुल्क कई पहलुओं से क्राइसिस में डूब सकता है। ये एनालिसिस वक्त की कमी की वजह से यहां मुकम्मल नहीं दी जा सकती। नतीजा ये बताया गया है कि इजराइल की फौज ये नहीं समझ पा रही है कि ईरान की सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस ग्रुप्स का किस तरह से सामना किया जाए। इसी बीच पारस टुडे ने कहा है कि फिलिस्तीनी मुजाहिदों, खासतौर से लॉयंस डेन, जिन्हें अरबी जबान में अरीन अल असूद कहा जाता है,
इजरायली फौजियों को वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी कैंप अल ऐन में दाखिल होने से रोक दिया है। नाबलस इलाके में अरीन अल असूद समेत सभी फिलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप इजरायली हमलों का मुकाबला करने में मसरूफ हैं। फिलिस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा है कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 21 इजराइल मुखालिफ कार्रवाइयां की हैं। फिलिस्तीनियों ने इजरायली फौजियों पर फायरिंग की है और उन्हें बमों से निशाना बनाया है। अल खलील, नाबलुस, बेतलहम, अरीहा और तुलकरम में किए गए इन ऑपरेशनों के दौरान फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ने ज़ायोनी हमलावरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। नाबलुस शहर में बेतफोरिक चेक पोस्ट पर फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के हमलों और टकराव के बाद चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इजरायली फौजियों ने जेरूसलम के शफात शहर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिलिस्तीनियों की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इजराइल की डाक सर्विस और सिंचाई निजाम पर फिलिस्तीनी साइबर हमलों से इजराइल के कई शहरों में आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर है। आइए अब चलते हैं यमन से आने वाली खबर की तरफ। यमन में सऊदी अरब के एम्बेसडर मोहम्मद अल जाबिर ने कल कहा है कि उन्होंने यमन की हूथी कंट्रोल वाली राजधानी सना का दौरा किया है ताकि मुल्क की 8 साल पुरानी जंग को खत्म करने और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। मोहम्मद अल जाबिर ने ट्विटर पर कहा है कि मैंने जंगबंदी करने और उसे परमानेंट करने के लिए ओमान के डेलीगेशन के साथ सना का दौरा किया है। वे कैदियों की अदला बदली को सपोर्ट करना चाहते हैं और परमानेंट सियासी हल तक पहुंचने के लिए यमनी ग्रुप्स के बीच बातचीत के लिए गुंजाइश का पता लगाना चाहते हैं। तकरीबन 1 साल पहले हुई जंगबंदी से यमन के अंदर हमले काफी कम हो गए हैं और अब भी काफी हद तक इसका एहतराम किया जाता है। हालांकि जंगबंदी अक्टूबर में खत्म हो गई थी। यमनी सरकार के सोर्स ने नाम ना छापने की शर्त पर एएफपी को बताया है कि सऊदी और हूथी 2 साल की जंगबंदी पर बातचीत का रास्ता हमवार करने के लिए 6 महीने की जंगबंदी पर उसूली तौर पर राजी हो गए हैं। संडे को यमन के मीडिया ने सऊदी एम्बेसडर मोहम्मद अल जाबिर को हूथियों के सियासी लीडर मेहदी अल मशाद के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया था। सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन के जरिए ताल्लुकात की बहाली के समझौते के 1 महीने के अंदर यमन जंग खत्म होने का माहौल बन रहा है। सऊदी अरब ने 8 साल पहले 2016 में साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत दोबारा बहाल करने और हुती अंसारुल्लाह को कुचलने के लिए जंग शुरू की थी, लेकिन अब हुती इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो रॉकेट और ड्रोन से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कई मकामात पर हमले कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब और हूथियों के बीच हालिया बातचीत में सभी एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को खोलने, सरकारी नौकरों को तनख्वाहों की अदायगी, यमन का रिकंस्ट्रक्शन और सियासी पहल के बारे में बात हो रही है। आपने देखा कि हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल अब निहायत कमजोर हालत में पहुंच चुका है। मुल्क के अंदर और बाहर से इजराइल के गिरने की आशंका जताई जा रही है। उधर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली के साथ यमन जंग खत्म होने की तैयारी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।